दो खानदान, जैसे दो शोले। एक शोला नंदमुरी का, दूसरा कोनीदेला का। सालों तक ये आग एक दूसरे को जलाती रही, लेकिन फिर एक दिन इन्हीं शोलों ने मिलकर एक रोशनी पैदा की जो हॉलीवुड तक फैल गई। और आज की यात्रा में हम इसी कहानी का सफर तय करेंगे कि कैसे ये दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं जो मतलब फिल्मी पर्दे से कहीं आगे जाती है। जी बिल्कुल। ये दो खानदानों, दो सुपरस्टार्स की कहानी है और एक ऐसी दुश्मनी जो दहाइयों पुरानी थी, जिसमें सियासत, समाज, सिनेमा सब कुछ जुड़ा हुआ था। सही। और फिर एक फिल्म आती है और सब कुछ बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं जूनियर एनटीआर और रामचरण की। ये वाकई गैर मामूली सफर है। ये सिर्फ ये नहीं कि दो अदाकार साथ आ गए, बल्कि ये देखना है कि जुनूबी हिंदुस्तान की शायद सबसे मशहूर दुश्मनियों में से एक, हाँ, जो नस्लों से चली आ रही थी, वो कैसे एक आलमी दोस्ती और कामयाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। हमारा मकसद है कि इस पूरी क्या कहते हैं पेचीदा कहानी को समझे। चलें तो फिर शुरू करते हैं। इसकी जड़ें असल में दो बहुत बहुत बाअसर खानदानों में हैं। अच्छा। एक तरफ तो नंदामोरी खानदान है। इसकी बुनियाद रखी थी एनटी रामाराव साहब ने। वो सिर्फ तेलुगु सिनेमा के लेजेंड नहीं थे, बल्कि बहुत मकबूल सियासतदान भी थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला रहे, टीडीपी पार्टी बनाई उन्होंने, मतलब उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। सही। और दूसरी तरफ कोनीडेला खानदान, जिसकी पहचान मेगास्टार चिरंजीवी हैं। हाँ। वो खुद भी मतलब कई दहाइयों से तेलुगु सिनेमा पर छाए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फिल्मी खानदान नहीं थे, इनका सियासी और समाजी असर और रसूख भी बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश की सियासत में जात पात का अंसुर हमेशा से रहा है। हाँ, ये तो सुना है। एनटीआर और चिरंजीवी दोनों का ताल्लुक अलग अलग कम्युनिटीज से था, जिनकी अपनी अपनी सियासी वफादारियां थी। तो जो इनकी फिल्मी रिगाबत थी ना, वो जल्द ही उन कम्युनिटीज के बीच एक बड़े मुकाबले और सियासी खींचातानी की अलामत बन गई। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की लड़ाई नहीं रही थी। ओहो। ये एक तरह से समाजी और सियासी वकार का मसला बन गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जूनियर एनटीआर यानी एनटीआर के पोते और रामचरण चिरंजीवी के बेटे जब ये इंडस्ट्री में आए जी, तो इनको ये सारी हिस्ट्री, ये सारा बोझ विरासत में मिला। ये इनकी अपनी जाती दुश्मनी नहीं थी शुरू में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी विरासत थी जिससे वो बच नहीं सकते। उन्हें ना चाहते हुए भी उन खानदानी और कम्युनिटी दुश्मनियों का एक तरह से चेहरा समझा जाने लगा। और फिर मदाहों ने साग को और हवा दी होगी, फैन बेस जो होता है। बिल्कुल, फैन बेस का किरदार तो इसमें बहुत अहम रहा है। हाँ, ये फैन वॉर्स तो मतलब साउथ इंडियन फिल्म कल्चर का एक हिस्सा है, लेकिन कभी कभी बहुत नाखुशगवार भी हो जाती हैं। ये कितनी शदीद थी इनके केस में, आप यकीन नहीं करेंगी। नाकाबिले तसव्वुर हद तक ये सिर्फ इस बात पर बहस नहीं थी कि किसकी फिल्म ने ज्यादा पैसे कमाए। ये तो एक पूरी जंग बन गई थी, खास तौर पर सोशल मीडिया आने के बाद। तो अच्छा, हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा। मिसाल के तौर पर एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं एस थमन, वो दोनों के साथ काम करते थे। हाँ, उनका नाम सुना है। उनको भी नहीं छोड़ा गया। उनके साथ क्या हुआ? मदाहों ने उनको भी इस लड़ाई में घसीट लिया। अगर वो जूनियर एनटीआर की फिल्म का म्यूजिक देते तो चिरंजीवी के फैंस उन्हें कहते नंदामोरी थमन, तंज करते थे। ओह। और अगर वो रामचरण की फिल्म के लिए काम करते तो एनटीआर के फैंस कहते कोनीडेला थमन। इससे अंदाजा होता है कि फैन बेस कितना पोलराइज्ड और क्या कहें अग्रेसिव हो गया था। ये तो बहुत ही अजीब सूरत हाल है। तो जब आरआरआर का ऐलान हुआ होगा कि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तब तो क्या हुआ होगा? बिल्कुल, तूफान आ गया होगा। आरआरआर की रिलीज के दौरान तो मदाहों ने जैसे खुर्दबीन लगा ली थी। अच्छा, क्या मतलब? मतलब हर चीज को बारीकी से देखा जा रहा था। फिल्म में पहले स्क्रीन पर कौन आया, किसका इंट्रोडक्शन सीन ज्यादा दमदार था, किसका स्क्रीन टाइम शायद चंद सेकंड ज्यादा था। नहीं, वाकई? जी हाँ, पोस्टर्स पर किसका नाम पहले लिखा था, हर चीज का तज्जिया हो रहा था और उस पर ऑनलाइन जंगें चल रही थी। और ये सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा है ना, ये फैन वॉर्स तो बाहर भी पहुंच गई। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन HCA अवार्ड्स के टाइम पर नजर आई।
हाँ, वो क्या किस्सा था? आरआरआर अमेरिका में अवार्ड्स के लिए मुहिम चला रही थी, तो रामचरण ने एचसीए अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत की, अवार्ड्स लिए, लेकिन जूनियर एनटीआर वहां नहीं थे किसी वजह से। ओह, तो फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, जूनियर एनटीआर के मदाहों ने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया, एचसीए पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया कि एनटीआर को नजरअंदाज किया गया है। अच्छा, खासा बैनुल अक़वामी मसला बन गया। जी, इतना शदीद रद्द अमल था कि एचसीए को बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर से बयान देना पड़ा। उन्होंने वजाहत की कि एनटीआर को भी बुलाया था, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। कमाल है। ये वाकया दिखाता है कि ये जो लोकल फैन वॉर्स थी, ये अब आलमी सतह पर पहचान रखने वाले इदारों को भी असरअंदाज करने लगी थी। ये वाकई हैरानकुन बात है। ऐसे माहौल में एसएस राजामौली का फैसला कि इन दोनों को एक साथ कास्ट करना है, ये कितना बड़ा कदम था। वो जानते तो होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, राजामौली सिर्फ एक कमाल के फिल्मसाज ही नहीं है, वो तेलुगु इंडस्ट्री की नफ्सियात को भी बहुत गहराई से समझते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि दो बड़े स्टार्स को एक फिल्म में ले आएं। ऐसी कोशिशें पहले भी हुई थी, नाकाम रहीं। तो फिर क्या था उनका विजन? उनका विजन बड़ा था। वो इस तारीखी दुश्मनी के पूरे नैरेटिव को ही बदलना चाहते थे। वो असल में उनकी हकीकी जिंदगी में जो एक दोस्ती पनप रही थी ना। अच्छा, उनमें दोस्ती थी इस सब के बावजूद? राजामौली ने खुद कहा कि उन्होंने महसूस किया था कि कैमरे के पीछे उन दोनों में एक इज्जत और एक गर्मजोशी है। उन्होंने मदाहों को भी यकीन दिलाया कि शूटिंग के दौरान कोई प्रोफेशनल जेलसी या मनफी मुकाबलाबाजी नहीं थी। उन्होंने कहा कि किरदार इतने अच्छे लिखे गए थे कि दोनों को एक दूसरे की परफॉर्मेंस को सराहने का मौका मिला, ना कि एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने का। और फिल्म की शूटिंग भी तो बहुत लंबी चली थी, कोई 5 साल शायद? जी हाँ, तकरीबन 5 साल। और इस लंबे अरसे ने भी शायद उनके रिश्ते को मजबूत किया हो। इतना वक्त साथ गुजारना, एक मकसद के लिए काम करना। हाँ, जाहिर है फर्क पड़ता है। इसने जरूर उनके बीच जो थोड़ी बहुत बर्फ थी उसे पिघलाया होगा। रामचरण ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और एनटीआर मतलब उन पुरानी दुश्मनी की खबरों से बोर हो चुके थे। हाँ, अच्छा। और उनके लिए दोस्ती ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता था। मुझे जूनियर एनटीआर का वो बयान याद आ रहा है जहाँ उन्होंने अपनी दोस्ती को सिंपल फिजिक्स कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो रामचरण की जो खामोश तबीयत है, जो फोकस है, उसके फैन हैं और शायद रामचरण उनकी एनर्जी को पसंद करते हैं। बड़ा अच्छा तरीका था बताने का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि सच में एक दूसरे की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था। आरआरआर ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अलग अलग भी चमक सके और एक टीम के तौर पर भी। और फिर फिल्म आई और जो उसने कामयाबी हासिल की वो तो सबके सामने है। खास तौर पर नाटो नाटो गाने के लिए ऑस्कर जीतना, उसने तो इन दोनों के करियर को बिल्कुल ही बदल दिया। यकीनन, वो इलाकाई सुपरस्टार तो थे ही, लेकिन आरआरआर ने उन्हें पैन इंडियन आइकॉन्स बना दिया। मतलब ऐसे सितारे जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। और ऑस्कर के बाद तो वो आलमी सतह पर पहचाने जाने लगे। अब वो सिर्फ तेलुगु अदाकार नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, अब वो इंडियन सिनेमा के ग्लोबल एम्बेसडर बन गए। आरआरआर ने सिर्फ इनके लिए नहीं, पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए दरवाजे खोले। ये वाकई एक जबरदस्त तब्दीली है। अच्छा, अब अगर हम इस कहानी का मवाजना करें इंडियन सिनेमा की तारीख की दूसरी मशहूर दुश्मनियों से, तो क्या चीज इसे अलग करती है? जैसे दिलीप कुमार और राजकुमार की दुश्मनी थी। हाँ, ये एक दिलचस्प मुवाजना है। देखिए, दिलीप कुमार और राजकुमार की जो रिकाबत थी वो ज्यादातर जाती अना और एक मुबैना वाक़े पर मबनी थी जो 1959 में फिल्म पैगाम के सेट पर हुआ था। अच्छा, वो थप्पड़ वाला किस्सा? जी, वही। और ये दुश्मनी कई दहाइयों तक चलती रही। हाँ, वो 1991 में सुधागर फिल्म में साथ आए, लेकिन वो फिल्म जैसे उनकी दुश्मनी को कैश कराने की कोशिश ज्यादा थी, बजाय इसके कि इससे कोई हकीकी सुलह हो। मतलब इससे कोई इंडस्ट्री के लिए नया मॉडल नहीं बना? नहीं, कोई देर पा इतिहाद या मॉडल नहीं बना। वो बस एक फिल्म के लिए इकट्ठे हो गए। और अमिताभ बच्चन बमुकाबला राजेश खन्ना, वो भी तो एक बड़ी रकाबत मानी जाती है। वो सूरत हाल अलग थी। वो बुनियादी तौर पर एक नस्ली की तब्दीली थी। अमिताभ बच्चन एक नए एंग्री यंग मैन के तौर पर आ रहे थे और राजेश खन्ना, जो उस वक्त के सुपरस्टार थे, उनकी जगह ले रहे थे। तो वो एक कुदरती तब्दीली थी? हाँ, एक तरह का कुदरती प्रोसेस था जो हर इंडस्ट्री में होता है। उसमें कोई खानदानी या सियासी बैकग्राउंड नहीं था और ना ही उसका कोई ऐसा बाकायदा हल निकाला गया जैसे आरआरआर की सूरत में हुआ। तो फिर जूनियर एनटीआर और रामचरण की कहानी इन सब से कैसे मुख्तलिफ हुई?
कई तरीकों से। पहली बात तो जैसा हमने शुरू में कहा, उनकी दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी थी, खानदानी, सियासी, समाजी। दूसरी बात, ये डिजिटल दौर में परवान चढ़ी। इस वजह से जो फैन वॉर्स थीं वो आलमी सतह तक फैल गईं और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं टॉक्सिक हो गई। सही। तीसरी और सबसे अहम बात, उसका जो हल निकाला गया वो एक बहुत मंसूबाबंदी और हिकमत अमली से बनी फिल्म RRR के जरिए निकाला गया। राजामौली ने सिर्फ उन्हें इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उनकी दुश्मनी के पूरे नैरेटिव को ही इस्तेमाल किया और उसे एक पॉजिटिव कहानी में बदला। आप ये कह रहे हैं कि RRR सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक तरह की सोची समझी कोशिश थी कि इस दुश्मनी को एक फायदे की चीज में तब्दील किया जाए। बिल्कुल, ये एक लायबिलिटी को, एक बोझ को, एक एसेट में, एक कीमती चीज में बदलने की बेहतरीन मिसाल है। राजामौली समझ गए थे कि इन दोनों को साथ लाने की खबर ही इतनी बड़ी है कि वो फिल्म के लिए जबरदस्त हाइप बना देगी। अच्छा। उन्होंने इस तारीखी दुश्मनी को फिल्म की मार्केटिंग का हिस्सा बनाया, लेकिन फिल्म के अंदर दोस्ती और इत्तेहाद का पैगाम दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो इस पूरे सफर का खुलासा क्या है? ये खानदानी दुश्मनी से शुरू होकर आलमी दोस्ती तक का सफर। देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि कैसे एक तख्लीकी विजन और स्ट्रेटेजिक सोच, जो गहरी जड़ों वाली मनफी चीजें होती हैं, उन्हें भी मुस्बत और ताकतवर कहानियों में बदल सकती है। RRR ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसे नहीं कमाए, इसने सकाफती सतह पर भी कुछ बड़ा काम किया है। इसने दिखाया कि एक मुश्तरका मकसद और हकीकी इंसानी ताल्लुकात जो हैं, वो पुरानी दुश्मनियों पर भी हावी आ सकते हैं। और अब ये दोनों अदाकार, जूनियर NTR और रामचरण, अपनी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर दुनिया में पहचान बना रहे हैं। अब वो सिर्फ अपनी खानदानी विरासत के साये में नहीं है। यकीनन इनकी कामयाबी अब उनकी अपनी है। RRR ने उन्हें एक आलमी स्टेज दिया और अब वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी इसमें एक अहम पैगाम है। वो क्या? यही कि अगर सही तरीके से किया जाए तो हकीकी जिंदगी की जो पेचीदगियां हैं, यहाँ तक कि दुश्मनियां भी, उन्हें भी बड़ी कामयाब कहानियों में बुना जा सकता है। इत्तेहाद में अक्सर अकेले काम करने से कहीं ज्यादा ताकत होती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह कहानी सुनाने का फन हकीकी जिंदगी के रिश्तों को भी नई शक्ल दे सकता है। जी हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है मुस्तकबिल के लिए। क्या सवाल? कि क्या ये जो फॉर्मूला कामयाब हुआ है, हकीकी जिंदगी के ताल्लुकात और रिकावतों को कहानियों में इस्तेमाल करने का, क्या ये तफरीही सनत में मजीद ऐसे इश्तराकात की राह हमवार करेगा? और अगर ऐसा होता है तो कहानी सुनाने वालों को किन तख्लीकी और शायद अखलाकी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? मतलब वो हकीकी इंसानों की जिंदगियों को तफरीह के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो नाजुक तवाजुन कैसे बरकरार रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।